जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जो आज हमने जो आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करना है ना, वो आर्टिकल है वेस्पर थ्योरी कि वेस्पर थ्योरी बेसिकली एब्रीविएशन किस चीज़ का है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो उसमें देखिए बात ये है कि इससे पहले जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे, मिसाल के तौर पर आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू द लीविस थ्योरी। लीविस, जिसको आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल कह लें या जिस तरह से भी है। तो देखिए जो लीविस कॉन्सेप्ट है या लीविस थ्योरी है ना, इसके मतलब अपने जिस तरह बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इस तरह इसके बहुत सारे ना डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जिसकी वजह से जो बहुत सारी थ्योरीज हैं वो मतलब जो है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश की, ये प्रपोज की। तो उनकी एक ज़रूरत थी क्योंकि जो लीविस थ्योरी है वो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जो तमाम एस्पेक्ट हैं उनको मतलब जो है कि वो मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब सबसे पहले तो ये है कि हम ये देख लेते हैं कि जो इससे पहले हमने लीविस थ्योरी पढ़ी है, यानी जिस थ्योरी के तहत आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो थ्योरी है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, अब ये मैं आपकी स्क्रीन पे एक पेज में शेयर करवाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखें। ये देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक ये पेज आ रहा है बेसिकली, जिसका ये हेडिंग क्या है, एडवांटेजेस ऑफ लीविस थ्योरी। कि जो लीविस थ्योरी है इसके मेरिट्स कह लें, एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपके जहन में हो ना बात, वो ये है कि जो लीविस थ्योरी है ये हमें किस चीज के मुतालिक बताती है, ये हमें इस चीज के मुतालिक बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे आपने देखा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी लीविस थ्योरी, लीविस इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, केटाइन बनाता है, दूसरा एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनाइन बनाता है। फिर ये केटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आयनिक बॉन्ड के जरिए एक आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मतलब ये यही बात हम कर रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि लीविस जो है इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है, एम्फसाइज करता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, दैट इज आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कि यानी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो लीविस किस तरह से एक्सप्लेन करता है कि भी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि जिसमें एक 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 एटम जो है वो मुकम्मल तौर पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, वो डोनेट करता है। तो मतलब फिर इस तरह से मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एटलीस्ट लीविस जो है इन चीजों को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, किस तरह से बॉन्ड बनता है। ये किसी भी मतलब कंपाउंड में एटम्स के दरमियान जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो किस तरह से है, इन चीजों को तो मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेता है लीविस, आप कह लें लीविस थ्योरी। लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, डीमेरिट्स कह लें आप। पहली बात तो ये है कि लीविस थ्योरी जो है किस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। मिसाल के तौर पर कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कि भाई मिसाल के तौर पर मीथेन है, अब ये तो हमें बताता है लीविस जो है कि भी मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के मुताबिक तो बताता है, लेकिन मीथेन के मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से होती है इस चीज के मुताबिक हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कोई भी मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, इट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह से होती है। तीसरा पॉइंट, बॉन्ड एंगल्स, कि किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ जो
बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर हम देखें मतलब ये सेकंड पेज के ऊपर ये एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, इस तरह की जो डाइपोल मोमेंट, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये इस तरह की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके मुतालिक हम ये बात करते हैं कि लीविस मॉडल या लीविस थ्योरी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो प्रोवाइड वो करे भी क्यों करे? देखिए उसकी जो लॉजिक है, उसकी जो रीजन है वो ये है कि देखिए ये जो तमाम आप कह लें कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनके ऊपर मॉलिक्यूल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं। तो जाहिर बात है कि अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल की कंपाउंड की नेचर को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के मुतालिक इन प्रॉपर्टीज का एक आइडिया, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकें, हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये इसलिए जरूरी है। तो इसी तनाजुर में एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं कि मतलब जो है कि इन्हीं पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की। उसमें से पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करते हैं, जिसे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग भी कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो है, पहली थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, इसको हम ना ये जैसे ये जहां मेरा एरो है, इसको हम वेस्पर थ्योरी भी पढ़ते हैं। जब बाज़ औक़ात आप स्टूडेंट एक मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि वेस्पर थ्योरी में ना VES लिख देते हैं। ये VES नहीं है, ये VSE यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं आप। तो ये मतलब इसका एब्रिविएशन है वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी जो है ना, ये बात आप सुन लें कि प्रॉपरली ये एक्चुअली किस चीज को एक्सप्लेन करती है। जो वेस्पर थ्योरी है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मुतालिक ये दो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, फुली एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूल्स के मुतालिक दो इन पैरामीटर्स के मुतालिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पहली बात तो ये है कि मतलब जो है कि ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसकी जियोमेट्री किस तरह से, ज्योमेट्री, और दूसरी बात कि उस मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ बॉन्ड्स के दरमियान एंगल किस तरह से है। तो ये इन दो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। अब देखिए वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को या उसकी ज्योमेट्री को हम किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, हमें बेसिकली जो वेस्पर थ्योरी है इसके जो पास्टुलेट्स हैं ना, पास्टुलेट्स, वो पास्टुलेट कम से कम पहले हमें पता हो। देखिए सिंपल मतलब आप कह लें कि इसका जो पहला पास्टुलेट है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने ऑलरेडी भी उसके एफएससी में भी पढ़ा होगा। बेसिक पॉइंट्स तो वही है एफएससी वाले कह लें, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको इलेबोरेट करना है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, देखिए कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल, क्या कहा है मैंने, कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ना, शेप होती है, वो उस मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल, उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद पर, नंबर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। मींस का ज्योमेट्री, ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depends upon the number of electron pairs in the central atom of the molecule or compound. देखिए इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि both lone pairs and bond pairs। अब आप ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको सिंपली पता होगा, इतना मतलब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये मैट्रिक एफएससी की बातें हैं। तो वेस्पर थ्योरी का पहला पास्टुलेट ये है कि बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके लिए आगे जाकर हम टर्म इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उसमें ना दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, उसमें लॉन पेयर भी आ जाता है, उसमें बॉन्ड पेयर भी आ जाता है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इन्वॉल्व्स इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमिन करता है,
वो बेसिकली उस आप कह लें कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये पहला पास्टुलेट, ठीक है। दूसरा जो पास्टुलेट है वो क्या है, ये जरा आप थोड़ा सा देखें, इसको रीड करें फिर मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा जो पास्टुलेट है वो ये है कि वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी इसमें लॉन पेयर भी है बॉन्ड पेयर भी है, are arranged in a valence shell of central atom to remain at maximum distance to minimize the repulsion between them। यानी वो कहना ये चाह रहा है, ये बहुत बेसिक पास्टुलेट है, पूरी थ्योरी इसी पॉइंट पे गिर क्या करती है, वो घूमती है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, क्या कहा है मैंने, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ताकि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन क्या हो, वो मिनिमम हो। क्योंकि देखें जब इलेक्ट्रॉन पेयर जितना करीब होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होता है, जितना वो करीब होंगे ना उतना उनके दरमियान रिपल्शन ज्यादा हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो। तो जिस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, उतना ही क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या होती है, ताकि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। यानी जब इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर होंगे रिपल्शन कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी भी कम होगी। फिर क्या होगा, फिर वो जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें मतलब जो है कि तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज अ मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। कि कहना ये चाह रहा है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, यानी जो लॉन पेयर होता है ये स्पेस में ज्यादा फैला हुआ होता है, यानी इसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसने आप कह लें कि भाई ये स्पेस में कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। मिसाल के तौर पर आप ना अमोनिया के मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लें। इससे पहले भी हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में सेंट्रल जो नाइट्रोजन एटम होता है इसके वैलेंस शेल में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि तीन ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए तीन हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। यानी तीन इसमें ये बॉन्ड पेयर होते हैं। ये यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है ना, इसको बॉन्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड पेयर है, 1 2 और 3, और एक बेसिकली क्या होता है, इसमें लॉन पेयर होता है। तो टोटल हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर बेटा एक मिनट जरा, मैं मतलब जो है कि वालेकुम अस्सलाम आओ हाँ तुसां केड़े वेले बेसो अच्छा हुण है 4:34 तुसां इवें है कि तकरीबन आप 5:20 ते निकलो 5:20 ठीक हाँ चलो इवें कर तू ना, मैं कोई मसला कह नहीं, तो मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर बता ते मैं तेरे को पूछ नहीं सकता, कोई मसला नहीं मेरे को तो नंबर है, मैं तो उसका हां तो मैं दे रही हूं। जी जी 73 हाँ ओके ओके ठीक जी 69 सॉरी 59 000 43 ठीक ये मैं लाला इंशाल्लाह वाल दोपहर में राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा वो एक मतलब भाई आ गए थे तो मतलब ना सॉरी। अच्छा इसमें बेटा मतलब हम बात ये कर रहे थे कि जो मॉलिक्यूल है ना ये अमोनिया का, तो इसमें मतलब जो है कि ये नाइट्रोजन है, तो मतलब इसके पास ना 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक इसके पास क्या होता है लॉन पेयर होता है। ठीक है, अच्छा
तो इसमें ये है हमारे पास ना कि अगर आप देखें कि ये जो लॉन पेयर है इसने स्पेस में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, बॉन्ड पेयर जो है इन्होंने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। इसकी जो रीजन है ना वो बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि आप ये देखेंगे जो बॉन्ड पेयर है ना इसको कितने एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, कितने एटम के न्यूक्लियाई इसको बाइंड कर रहे हैं या इसको आप कह लें कि भाई इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज आप कह लें कि भाई शेयर्ड बिटवीन द टू एटम, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दो एटम के न्यूक्लियाई इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिस इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, कि दो जो न्यूक्लियाई हैं इस बॉन्ड पेयर को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर होता है इट इज आप कह लें कि स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू बॉन्डेड एटम्स। तो ये इसी लाइन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद रहता है कि जो लाइन इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें मतलब ये है कि इसके मुकाबले में अगर आप ये लॉन पेयर देखें तो जाहिर बात है ये सिर्फ नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में होता है और इसको सिर्फ एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी आप कह लें कि इसके ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में कम है। तो जब जाहिरी बात है कि इसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम है, यानी इसको आप कह लें कि न्यूक्लियस जो है लेस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये स्पेस के अंदर क्या होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है, इट इज मोर स्प्रेडेड इन द एयर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लॉन पेयर होता है इसने स्पेस में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा फैला हुआ, उसका साइज बड़ा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो पोस्टुलेट है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है फोर्थ पॉइंट है कि हमारे पास फोर्थ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे को किस तरह से रिपेल करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कौन से कम करते हैं, कौन से उनसे कम करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया जैसे कि लॉन पेयर जो होता है इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, यानी मैग्नीट्यूड कह लें जो भी कह लें, तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि लॉन पेयर का साइज बड़ा होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्पेस में ज्यादा फैला हुआ होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में अगर दो लॉन पेयर होंगे तो उनकी आपस में जो रिपल्शन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके मुकाबले में अगर एक लॉन पेयर हो, एक क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। तो अगर एक लॉन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो चूंकि बॉन्ड पेयर स्पेस में कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो इनके दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और मतलब अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो उनके दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन सबसे कम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। और आखिरी पॉइंट ये है कि भाई जब भी हम ना वेस्पर थ्योरी के तहत किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है हम उसको जब प्रिडिक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते वक्त उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। In other words, you can say that double bonds or triple bonds in a molecule behaves as a single bond in determining the geometry of molecule. कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते वक्त हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के की तरह ही आपने उसको मतलब कंसीडर करना है, मतलब जो है कि while determining the geometry of the molecule, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि अब ये बेसिक पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है। अब हम ना अपने असल पॉइंट की तरफ आते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि हम जो मुख्तलिफ टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को जो है वो प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मतलब वेस्पर थ्योरी जो है कि बेसिकली कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कि वेस्पर थ्योरी की हेल्प हम कहाँ से लेते हैं कि कम से कम यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कम से कम 3 एटम्स हो, ट्राई एटॉमिक के इससे ज्यादा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो शेप है
उसको हम जो है वेस्पर थ्योरी की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो AB2 टाइप, ये AB2 का मतलब ये होता है कि जिसमें एक सेंट्रल एटम सपोज A है और वो दो मजीद एटम्स के साथ क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। अगर दो एटम के साथ बॉन्डेड है मींस के दो उसमें मतलब बॉन्ड होंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल AB2 टाइप मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि जिनके अंदर क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। तो मतलब उस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में यानी दोनों के दोनों अगर बॉन्ड पेयर हो, यानी जीरो लोन पेयर मींस कोई लोन पेयर ना, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे होते हैं उनकी ज्योमेट्री किस तरह से होती है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इनकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होती है। उनमें बॉन्ड पेयर्स या बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन डेवलप होता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में किस तरह के एलिमेंट्स ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल बनाते हैं या इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं। देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह, तो ये मतलब चूंकि इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके ये दो दो बॉन्ड क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड है, ये सारे AB2 टाइप मॉलिक्यूल हैं और इनकी जो ज्योमेट्री होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो लीनियर होती है। अब सिर्फ समझाने के लिए देखें, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखिए ये जो बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें देखिए कि सपोज कर लेंगे ठीक है बेरिलियम एक सेंट्रल एटम है, इसकी ज्योमेट्री ऐसे नहीं हो सकती जैसे ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक ये है, ठीक है। ये इस तरह क्यों नहीं हो सकती, उसकी वजह ये है, देखें अगर देखें ना इस साइड से देखें तो ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनका एक दूसरे के साथ डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि इस साइड से अगर देखा जाए ठीक है जो डिस्टेंस है वो एक नॉर्मल डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है, तो दूर दूर है रिपल्शन कम होगी। लेकिन यहाँ चूंकि डिस्टेंस कम है रिपल्शन ज्यादा, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, वो अनस्टेबल होगा। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह नहीं हो सकती जैसे ये, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पेयर जो हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हर तरफ से इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, यानी एंगल मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कौन सा ऐसा एंगल है जहां जाकर इन दोनों के दरमियान हर तरफ से डिस्टेंस एंगल मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो बॉन्ड पेयर्स हों तो इनके दरमियान जो एंगल है ना 180 डिग्री का, ये दोनों बॉन्ड पेयर्स अपने आप को अरेंज करते हैं कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल। क्यों कि इस एंगल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हर तरफ से कितना हो, 180 डिग्री, ताकि हर तरफ से आकर डिस्टेंस मैक्सिमम हो, एंगल मैक्सिमम, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो इस एंगल के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है और जो रिपल्शन है वो मिनिमम होती है। इस सूरत में मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो देखिए AB2 टाइप जो है हमारे पास है, तो इसमें मतलब हम ये बात करते हैं कि AB2 टाइप जो मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप कह लें कि इनके मॉलिक्यूल्स की देखिए ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होती है और इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। अच्छा, इसी बात को अगर हम आपकी बुक से अगर मैं थोड़ा सा गाइड करूं, तो ये आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, ये देखें ये आपकी जो बुक है, ये चैप्टर आपके पास है, आपके LMS पर भी मौजूद है। वहां से अगर आप देखें कि ये ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ये वेस्पर थ्योरी है, ठीक है। अच्छा देखिए ये बातें सारी वही लिखी हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पास्टुलेट बता चुका हूँ। अगर ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल है ना, अगर हम इसको एक सर्कल के साथ क्या करें, शो करें सर्कल के साथ, मिसाल के तौर पर भी अगर कोई सपोज कर लें कि ये एक सेंट्रल एटम है, ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सपोज ये रेड कलर के डॉट्स, ठीक है। तो देखिए तीन पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं, अरेंजमेंट्स हैं। एक सपोज ये अरेंजमेंट इस तरह से है जहां ये मेरा एरो है, तो देखिए अगर यहाँ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक दूसरे के साथ अरेंज उन्होंने किया हुआ है अपने आप को, तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है।
तो यहाँ एंगल या डिस्टेंस इतना कम है कि रिपल्शन इतना बढ़ जाती है कि यहाँ मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 120 डिग्री का एंगल हो, लेकिन एक तरफ से एंगल ज्यादा है, दूसरी तरफ से एंगल फिर कम है, तो डिस्टेंस कम, रिपल्शन ज्यादा। तो तीसरी जो पॉसिबिलिटी है अगर ये देखें तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर्स ने अपने आप को हर तरफ से मतलब इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि हर तरफ से डिस्टेंस मैक्सिमम है और रिपल्शन क्या है वो मिनिमम है। तो जो पॉसिबल जो फिजिबल जो अरेंजमेंट है वो यही है, ये 180 डिग्री कह लें आप या लीनियर कह लें आप। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसी तरीके से क्या करता है, वो अपने आप को मतलब जो है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो सेंट्रल एटम में इस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं। अब इसी Ab2 टाइप में ये बाकी चीजें आपने पढ़ लेनी है, पास्टोलेट्स वगैरह हैं। ये मिसाल के तौर पर देखें कि ये वही Ab2 टाइप यानी ये बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसकी ये इसकी देखें ये ज्योमेट्री बनी है कि ये हर तरफ से एंगल वही 180 डिग्री और इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। के दरमियान में बेरिलियम का एटम है और उसके मतलब एंड्स के ऊपर क्या है, क्लोरीन के एटम्स, ठीक है। जैसे इसी तरह से अगर हम देखें मिसाल के तौर पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज कर लें आपके कार्बन डाइऑक्साइड की ये एग्जांपल आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली जो हम लीविस स्ट्रक्चर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री बेसिकली लीनियर होती है, ठीक है। तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, हम इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया है सिंगल बॉन्ड यानी दो अगर बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वो अपने आप को किस डिस्टेंस पे एंगल पे अरेंज करते हैं, वो 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये इसको इस तरह से अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये लीनियरली अपने आप को एटम्स अरेंज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह से ना एक लीनियर ज्योमेट्री होती है जैसे ये। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप देखें हाइड्रोजन साइनाइड है, तो इसमें भी क्या होता है, दरमियान में हमारे पास एक कार्बन का एटम है, एक तरफ उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इसकी क्या है, ये इस तरह ज्योमेट्री HCN हाइड्रोजन साइनाइड का जो मॉलिक्यूल है, दरमियान में कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो आप अगर इस ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करें ना, तो आपको यही नजर आएगा कि इस मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो मतलब अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो किस एंगल पे अरेंज करते हैं, 180 डिग्री पर, तो मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर होगा और एंगल हर तरफ से कितना होगा, 180 डिग्री का। तो HCN का जो मॉलिक्यूल है उस वो भी इस तरह से ये लीनियर होता है। इसी तरह ये एसिडाइलिन है, तो इसमें मतलब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, आप सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करें, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी इस तरह से क्या होता है, वो लीनियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये बेसिकली Ab2 टाइप मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं। तो फिलहाल हमारा ये जो लेक्चर है वो Ab2 टाइप तक। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह वो Ab3 टाइप और Ab4 टाइप और इनके जितने भी डिफरेंट केसेस हैं उनको हम बेसिकली क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मतलब ये वाला आर्टिकल जो है वो बेटा यहीं तक हम इसको इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम।